अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अर्शद। निगरां विफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा और सरफराज बुख्ती को वजारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। इसके अलावा दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली को वजीर इत्तलात बनाया जा सकता है। ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इसके अलावा विफाकी काबीना में टेक्नोक्रेट और काबिल अफराद को शामिल किया गया है। ज़रा ये भी बताते हैं कि निगरां काबीना में शामिल तमाम अफराद इंतहाई काबिल और गैर मुतनाज़ा शख्सियात हैं और किसी भी फ़र्द का ताल्लुक सियासी जमात से नहीं है और तमाम अरकान आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कब होंगे और क्या निगरां हुकूमत भी इलेक्शन की मुद्दत आगे ले जाना चाहती है और क्या निगरां हुकूमत और वज़ीर आज़म आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, अवामी मसाइल को हल करने में कैसे अपना किरदार अदा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ताख़ीर की भी खबरें आ रही हैं कि अब इलेक्शन जो हैं वो फरवरी तक चले गए हैं, तो ताख़ीर की वजूहात क्या हो सकती हैं और आइन की वाज़े हिदायत के बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन में ताख़ीर की जाए, क्योंकि आज राजा रियाज की जानिब से ये कहा गया है कि बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे और इस बात में कोई अभाम नहीं है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर यह फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। तो राजा रियाज के इस बयान ने सूरत हाल को वाज़े कर दिया है। इसके अलावा एक और अहम मामला यह है कि निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो मामला है वो अभी हल नहीं हुआ है। ये मामला अब पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है और पार्लिमानी कमेटी नाम फाइनल करेगी, जबकि वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो हैं वो कल हल्फ उठाएंगे। निगरां वज़ीर आला का नाम जो है वो हमारे सामने आ गया था, लेकिन हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो कल होगी और कहना उनका यही था कि आइन में रहते हुए हम साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। अब अपने प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ रफ़ीक ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर और इम्तियाज़ खान फरहान साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुनव्वर, क्योंकि काशिफ, क्योंकि आप शहर इक़्तिदार में हैं, तो बताइएगा कि निगरां काबीना में जो नाम सामने आ रहे हैं, अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के कितने इम्कानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि निगरान वज़रा के लिए बहुत सारे नाम चल रहे थे और ये भी कोशिश की जा रही थी, शहर इक़्तिदार में ये भी सुनी थी कि इसहाक डार साहब को शायद वज़ीर ख़जाना के तौर पर कंटिन्यू करें, शेरी रहमान जो है वो कंटिन्यू करें। फिर नाम आया हफीज़ शेख साहब का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक थॉट प्रिवेल कर रही है पिछले 24 घंटे से शहर इक़्तिदार में कि निगरान वज़रा ऐसे होने चाहिए जिनकी एफिलिएशन किसी भी सियासी जमात से ना हो। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया कि नून लीग की तरफ से बड़ी शद्दोमत से ये कोशिश की जा रही है कि आज चीमा साहब जो हैं उनको कंटिन्यू कराया जाए उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन में वो साबिक वज़ीर शहबाज शरीफ के साथ काम कर रहे थे। सो अब तक के जो नाम सामने आया इसमें कोई मुझे शायबा नहीं था। मैं पहले दिन से इस बात पे क्लियर हूँ कि जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम वज़ीर आज़म के लिए ये चलाया गया, बताया गया, मीडिया ने उस पर बहुत सारा बैशिंग की, लेकिन मैं उस वक्त भी इस बात पे कन्विंस था कि जलील अब्बास जिलानी से अच्छी निगरान वज़ीर खारजा की चॉइस कोई नहीं हो सकती। उनका नाम सर फहरिस्त है। डॉक्टर शमशाद का नाम वज़ारत ख़जाना के लिए सर फहरिस्त है। हफीज़ शेख साहब का नाम, इसहाक डार साहब का नाम अभी नहीं फाइनलाइज हो सका या मंजर यहाँ पे नहीं आ सका। हतमी चीज़ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आपको पता है कि नाम कुछ होते हैं और हतमी लिस्ट कोई और आती है। वज़ीर दाखिला के लिए जैसे हम समझ रहे थे और हमारा हंच है कि फैसल वावडा साहब होंगे, लेकिन सरफराज बुख्ती साहब का नाम सामने आ रहा है। अगेन उनकी पोलिटिकल एफिलिएशन मौजूद है। अगर इस पैरामीटर को सेट किया जाए कि किसी पोलिटिकल एफिलिएशन के हामिल बंदे को निगरान सेटअप में नहीं लाना, तो बहरहाल सरफराज बुख्ती साहब की एफिलिएशन बीएपी से है और एफिलिएटेड है वो, तो फिर वो कैसे बन सकते हैं? मैं ये समझता हूँ ये कंट्राडिक्शन है। हाँ, एहसन बहन जो है उनके बारे में है कि वो वजीर कानून हो सकते हैं। इसी तरह जो वजीर इतलात है उनके बारे में मुख्तलिफ और आरा है, मुख्तलिफ बातें हैं। निगरान काबीना जो भी हो,
ये बात बिल्कुल ठीक है कि निगरान काबीना जी। में शामिल वुज़रा ऐसे होने चाहिए जो टेक्नोक्रेट हों, भले रिटायर्ड जुडिशरी से हों, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन सही। किसी से ना हो, ताकि जो सिस्टम है जी वो कम काशिफ। से कम खराब ना हो और लोगों को ये एतराज ना मिले कि जी ये यहाँ बैठ के सही। किसी ना किसी खसूसी जमात के साथ कोई एफिलिएटेड है और उनके लिए बिल्कुल। काम कर रहे हैं। जी। ठीक है। कमर चीमा साहब, आपका इस पर क्या ख्याल है? क्या निगरान विफाकी काबीना और वजीर आजम अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? देखिए, टेक्निकली तो निगरान काबीना का क्या काम है? उनका काम है इलेक्शन करवाना। उनका काम है जो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है बस उसको चलाते रहना, और वो लार्जली बड़े फैसले तो वो कर नहीं सकते। सो ये क्या वो ये करने आ रहे हैं तो डेफिनेटली ज़बरदस्त है, लेकिन अगर तो सेटअप लंबा है, चीज़ें जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक और चीज़ है। सो ये हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने के लिए। माजी में निगरान काबीना का काम कुछ और होता है, इस दफ़ा निगरान काबीना का काम कुछ और नज़र आ रहा है। सो अगर तो ये निगरान काबीना के पास पावर्स नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद रहेगी, ये फैसले नहीं कर सकते, ये प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते, ये लोगों को ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले सकते, तो ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन ये बात जो की जा रही है कि जी ठीक है, निगरान काबीना का जो किसी सेटअप से, किसी सियासी जमात से ताल्लुक ना हो, इसका मतलब है कि प्योरली एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सिस्टम के कंप्लीट कंट्रोल में होगी। सो ये चीज़ें जो हैं मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर ये भी है कि एटलीस्ट एक न्यूट्रल जो है वो निगरान काबीना हो, तो जी। ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। जी। ठीक है। ठीक है, मुनव्वर, आपका क्या मौकिफ है? मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की टेक्नोक्रेट जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझते नहीं है और ना ही वो किसी को जवाब देते, इसलिए वो उनको कोई इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उनके लिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, ये 290 दिन के अंदर हो, ये 2 साल के बाद हो, ये 4 साल के बाद, उन्हें सिर्फ अपनी सीट के साथ गर्ज होती है। जिस सीट पर बिठा दिया तो वो उसको उस सीट को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। ये इस तरह के निगरान काबीना जो है वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हो सकती है। किसी भी जमहूरी निज़ाम में सबसे ज़्यादा जो भी शख्स जवाब देता है वो अवामी नुमाइंदा होता है, और जो जिन लोगों ने अवाम को जवाब ही नहीं देना, अगर उनके ज़िम्मे इस तरह की चीज़ें लगा दी जाए तो फिर ये सिलेक्शन के साथ कितने दिन आप चल सकेंगे? बिल्कुल तो ठीक है। ये मैं नहीं समझता। अगर हाँ, इसकी जगह पे आप पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंट के साथ अगर आप सियासी लोगों को इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराने के लिए आप अपॉइंट करते हैं तो फिर ये ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती। सियासी लोगों को बहरहाल अवाम को जवाब देना होता और वो फिर इसके हवाले से काम भी करती हैं। लेकिन इस तरह की काबीना जो बना के तो वो सेटअप को लंबा तो किया जा सकता है, लेकिन ये अवाम को जवाबदेह ना होने वाले लोग अगर आप इक़्तिदार में बिठा देंगे तो फिर इस मुल्क की जमहूरियत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है, इम्तियाज़ साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, नाम जो भी आ रहे हैं, जो बन जाएगा, मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है वो हमारा होगा। लेकिन ये भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं, बात सही है। 2018 में RTS क्या निगरान हुकूमत ने बिठाए थे? नासिर मुल्क साहब थे गैर जानिबदार। कौन सी गैर जानिबदार हुकूमत है? ख़ास तौर पे मुशर्रफ साहब के ईरा के बाद, जो कि उससे पहले वो भी जस्टिस साहब थे, बाद में भी 2018 में भी जस्टिस साहब रहे, तो उनकी निगरानी में कौन से गैर मुतनाज़ा इंतखाबात? 2018 में भी तो गैर जानिबदाराना काबीना थी, तो क्या हुआ? ये बात सही है, सियासतदान ज़िम्मेदार होता है। सियासतदान क्या गैर जानिबदार नहीं हो सकता? और अगर सियासतदान गैर जानिबदार चाहिए तो अनवर काकड़ साहब जो कि हेड करेंगे, उस काबीना के सरबराह होंगे। उन्होंने कब इस्तीफ़ा दिया है? बाप पार्टी से। बाप पार्टी के तो पाइनर्स में से हैं वो, खालिद मक्सी साहब, ये सरफराज बुख्ती साहब, ये सारे जो नाम आ रहे हैं। बात यह कि किसी की दयानतदारी पे या गैर जानिबदारी पे इस बात पे शक करना कि जनाब ये मुनव्वर भट्ट साहब, काशिफ में, हम अपने लीडिंग प्रेस क्लब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को और दूसरी जगह पर जो है हमारा पेशावर और कोयटा हमारा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। हमारे बॉडी के लोग आते हैं इलेक्शन कमीशन में। वो सीधा सीधा फार्मूला हमारे क्लब्स के अंदर भी कि जो इलेक्शन कराएगा उस वो या उसका कोई करीब वो रिश्तेदार नहीं हो सकता ऊपर हमारे। हम नहीं लड़ते जब इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर हम होते, ऐसी पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। यानी हमारे लिए अगर कोई ट्रस्टी नहीं है तो सियासतदान नहीं है। बाकी ये सारे के सारे ट्रस्टी हैं, भले किसी इल्ज़ाम में मुलाजमत से निकाले गए हों,
भले कितने कंट्रोवर्शियल रहे हो। और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें अपने सियासतदानों पर एतमाद करना चाहिए अगर उनको हम जवाब दे समझते हैं। नहीं तो आप उनसे जवाब क्यों लेते हैं? आप हर चीज का नजला उनके ऊपर डाल देते हैं। 1.5-2 अरब या 3 अरब रुपए अगर काबीना के ऊपर खर्च होते हैं सालाना, हम उसके ऊपर ढोल पीट रहे होते हैं। एक डीएसपी गाड़ी 3-3 गनमैन लेके 24 घंटे घूमता है, उसकी बात नहीं होती मिनिस्टर को। और दूसरी जो राजा रियाज साहब वाली बात की ना, हम शुमाइला इन प्रोग्रामों में वेरी फर्स्ट डे से मैं ये कह रहा हूँ कि फरवरी से आगे इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ खुदा ना खास्ता माशाल्लाह की सूरत में जा सकते हैं। आपने पॉइंट आउट किया है, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी मामले पर बात करेंगे, क्योंकि राजा रियाज की जानिब से ये कह दिया गया है कि जो इलेक्शन है वो फरवरी 2024 में होंगे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे, क्योंकि राजा रियाज की जानिब से तो ये कह दिया गया है कि इलेक्शन जो है वो अगले साल यानी फरवरी 2024 में होंगे। तो क्या निगरां वफाकी हुकूमत भी इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत से आगे ले जाना चाहती है? इस पर मुनव्वर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो अपनी मुद्दत के अंदर ही होने चाहिए, और कानून के तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ कि कानून की हर सूरत लॉ शुड बी प्रिवेल एवरीवेयर। तो ये वाली दोनों ही चीज़ें जो है वो यहाँ पे होती नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसको सिर्फ कंडेम कर सकता हूँ। मैं नहीं समझता किसी भी सूरत में इलेक्शन अपनी मुय्यना मुद्दत से आगे जाने चाहिए। ये पिंग पोंग वाली गेम जो होती रही है, कभी इलेक्शन हल्का बंदियों का मामला आ गया, कभी आबादी गिनने का मामला आ गया, कभी छोटे हल्के हो गए, कभी बड़े हल्के हो गए, कभी वोट नहीं गिना गया, कभी वोट गिन लिया गया। तो ये सेंसस जो होती रही है, तो क्या वो गलत हुई थी? अगर आपने इसी तरह अगर ये समझते कि भी सेंसस गलत हुई थी, तो फिर अपने हुकूमत के दौर में उन लोगों को सजा देनी चाहिए थी जिन्होंने ये सेंसस का इशू क्रिएट किया। तो ये वाला मामला सिर्फ ये राजा साहब जो है वो चूँकि माशाल्लाह उनकी अपीयरेंस बड़ी सादा सी है, लेकिन वो इंतहाई काया सियासतदान है। उन्होंने जो चीज़ देख ली, उन्होंने तो ये भी बता दिया कि नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, और एक हफ्ते की डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी कि इसके अगर अंदर इलेक्शन ना हो तो मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ें जो है वो सियासतदान वो इसके फैसले सियासतदान नहीं कर रहे, फैसले कहीं और से हो रहे हैं, और बदनामी सारी सियासतदानों के जुम्मे लग रही है। जो भी सियासी जमातें हैं वो अवाम को जवाबदेह होती है, उन्हें पता है कि हमने अवाम से वोट लेना, हल्कों में जाना है, लोगों से मिलना है, उनके मसाइल उनको हल करना, लोगों के दुख दर्द तकलीफें उनको दूर करना, रोजगार का मसला हल करना, ये सारी चीज़ें करनी है। तो फिर जाके आगे उनको वोट मिलने की तवक्को होती है। तो इस तरह के मामला में अगर आपने इलेक्शन को डिले करके और एक इस तरह की सिलेक्टेड गवर्नमेंट बिठानी है, तो फिर पहले भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट बिठा के देख लिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब फिर सिलेक्टेड लोग बिठा के तो उनको आगे उनका टन्योर अगर लंबा करने जा रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज। ठीक है फरहान साहब, आइन में वाज़ेह हिदायत के बावजूद इलेक्शन में कैसे ताख़ीर हो सकती है, कैसे मुमकिन है? देखिए, आइन में हम वही मैं बार बार मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि आइन में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन और 60 दिन, आइन में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए सारा। और मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, सदर आरिफ अलवी ने 90 दिन क्रॉस किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्यों नहीं बुलाया? जो 30 अप्रैल डेट थी वो तो 108 दिन पे या 106 दिन के ऊपर जारी थी। तो अब ये सेंसस का मामला है, लेकिन इसमें भी एक बात है, मिसाल के तौर पे आज चैलेंज हो गया है, दरख्वास्त आ गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आई थिंक इलेक्शन ये अपना सुप्रीम कोर्ट बार ने दिए कि सेंसस जो है वो एक्सेप्ट किए। 2 उसमें केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे, 2 असेंबली मौजूद थी, एक टेक्निकल वर्ड उठाया। आप देखते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं। अगर नोटिफिकेशन कलअदम करार दे देते हैं तो फिर ये एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो जाएगा, फिर 90 दिन और 60 दिन या जो भी टाइम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर कल की तरह वो वापस भेज देते हैं फिर कि नहीं जी ये पहले इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है, तो फिर वो देखें, हम सुप्रीम कोर्ट से तो ज़ाहिर है पूछ तो नहीं सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब तमाम इदारे रूल ऑफ लॉ पे चले तो हम इस इदारे को भी आगे रूल ऑफ लॉ पे चलना चाहिए। और राजा रियाज साहब ने जो फरवरी का कहा है, मैं इसलिए यकीन करता हूँ कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर ये लिखा था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम जो राजा रियाज देंगे वही बनेगा। तो वो अनवर काकर साहब का नाम इन्होंने दिया। अब फरवरी ये दे रहे हैं, तो फरवरी इन्होंने 2024 सही दी होगी। लेकिन एक और बात है
देखिए ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है ना शुमाइला, ये सिर्फ सिंध में सामने आ रहा है और सिंध में भी ठीक है, कराची। हाँ, सिंध का- तो ये सिंध में ये इलेक्शन मसला। कमीशन को चाहिए तमाम सियासी जमातों को बुला ले, बोले यार सही। सीटें मत बढ़वाओ, ठीक है, आगे चलो, अगले जब होगी तो ठीक है। बढ़वा अच्छा लेंगे। कमर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि राजा रियाज ने कहा है कि बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे, आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, वो पता नहीं बड़ा इससे उनकी क्या मुराद है। वो बड़े पाकिस्तान में हैं, वो कराची में हैं, लाहौर में हैं, रावलपिंडी में हैं, लंदन में हैं, कहाँ वो बड़े बैठे हुए हैं ये भी नहीं पता। या तो बताएं कि वो बड़े कौन से हैं। जारी बात है राजा रियाज जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका इशारा वही है, वही बड़े उनको वो समझते हैं। बहरहाल ये जो डिस्कशन है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी सियासी अशराफिया का इस सारे प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर देना कि वो अदारे जो हैं निज़ाम को चलाएं जिनका इस सिस्टम से जो है वो ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ ये सियासी इशराफिया इंतहाई बेबस बैठी हुई है, इनके पास कुछ करने को नहीं है, इनके ऊपर केसेस हैं, ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। सो जब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे तो इन्होंने आम आदमी की क्या प्रोटेक्शन करनी है। सो केयर टेकर सेटअप में बड़े फैसला करें, छोटे फैसला करें, लेकिन ये बात तो है कि जिनको हम वोट देते हैं वो फैसले नहीं करते। और उसकी जारी बात है जो हमारे सामने जो दलील हमारे सामने आई है वो पिछले कुछ महीनों से देख लें। अभी जो आप देखें कि ये जो सिचुएशन बन रही है तो कौन इस निज़ाम को चलाएगा। सो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये केयर टेकर सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए है, तो ये कठपुतली है, इनको पीछे से हलाता कोई है। और जिन्होंने हमें जवाबदेह होना था वो खुद जो है वो बेचारे अपने आप को क्लीन जो है वो ड्राई क्लीनर में डाला हुआ उन्होंने कि हमें ड्राई क्लीन करके दोबारा अवाम को रूल करने के लिए भेजें। जी ठीक है, काशिफ आपका क्या ख्याल है इस सारे मामले पर? मैं तो जनाब दुआ देता हूँ किबला राजा रियाज साहब को, अल्लाह इनकी जिंदगी करे कि इन्होंने मेरी बात को एंडोर्स किया। जब मैं ये कह रहा था, कल मैंने आपके प्रोग्राम में कहा निकलवा लीजिए कि फरवरी की आवाज है यहाँ पे कि फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होगा, राजा रियाज साहब वही कह रहे हैं। अब सारे के सारे राजा रियाज साहब की लफ्जों को, इनकी बातों को पावर कॉरिडोर से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे दोस्त ये बात नहीं सुन रहे कि राजा रियाज साहब ने यही जुमला बोला है कि तमाम सियासी जमातों के बड़ों ने बैठ के फैसला किया है कि फरवरी में इलेक्शन कराने हैं। फिर आप मुझे बताएं, अगर आप इतने आइन के पासदार हैं, मैं ये बातें करूंगा तो मेरे भाई इम्तियाज फरहान साहब को नाराजगी हो जाएगी। भाई आप आइन के दावेदार हैं, कानून के अलमबरदार हैं, आपने जाने दी, आपने आइन का दिफा किया, आइन बनाने वाली जमात है, आपने बैठ के वहां पे फैसला किया कि जो सा हल्का बंदियां करें और नई मरदमशुमारी को आपने एंडोर्स किया, उसको पब्लिश करने का कहा। आपको नहीं समझ आ रही थी कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि मरकज के इलेक्शन फरवरी में होने हैं, ये राजा रियाज साहब ने एंडोर्स कर दी बात। आप सिर्फ ये बता दीजिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें अब तक चल रही हैं ये मजीद 8 माह चलेंगी, फरवरी तक चलेंगी, तो 10-11 महीने की वो हुकूमतें और 180 दिन की ये मरकज की हुकूमत फरवरी तक चलेगी। इसको कौन सा आइन, कौन सा कानून इसको शेल्टर देता है, इनके एक्शन को शेल्टर देता है? जब आपने उस वक्त बुग़्ज़ तहरीके इंसाफ में, बुग़्ज़ चेयरमैन तहरीके इंसाफ में आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आस्तीनें चढ़ा के और आपने सुप्रीम कोर्ट को हद पे तनकीद बनाया, इस पीडीएम की हुकूमत ने, उस वक्त इनको नहीं पता था कि अब मरकज के इलेक्शन डिले होंगे तो क्या होगा? ना करते आप मरदमशुमारी का वो शोशा ना छोड़ते। किसने आपको कहा था? आपको पता था कि आप मरदमशुमारी का शोशा छोड़ेंगे? 6-8 महीने जो महंगाई हम करके गए हैं ये सारा मलबा निगरान हुकूमत पे जाएगा, हमें सेफ कुशन मिलेगा, मजीद तहरीके इंसाफ तितर बितर होगी तो शायद हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। ये सियासी जमातों के अकाबरीन ने डेलिबरेटली आइन को आइब्रूगेट करने के लिए इकदाम उठाए हैं और अब स्मार्ट प्ले ये कर रहे हैं कि ये सारे का सारा मुद्दा निगरान सेटअप पे और पावर कॉरिडोर पे डाल रहे जी, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे। फैसले आप कर रहे हैं, आप नहीं फैसला कर सकते थे, आप ना करते। किसने कहा था आपको मरदमशुमारी के मामले पे बिठा दिया? आपने निगरान वज़ीर आला से एंडोर्स करवाया, ये आपने करवाया। इसका इल्जाम पीडीएम की हुकूमत के ऊपर रहेगा ता हयात, अगर ये आइन 90 दिन से 91 दिन की तरफ भी जाता है तो। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो मामला था वो पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है, आखिर ये डेडलॉक क्यों है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका और मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास से चला गया है। कमर साहब आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं?
कमर साहब बताइएगा, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर, आपको क्या क्या बोलिए? लग रहा है कि बलूचिस्तान, वजीर आला बलूचिस्तान का जो मामला है वो अब पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है, डेडलॉक की वजह आपको क्या लगती है? देखें, ये जो बलूचिस्तान की इंटरनल डायनामिक्स, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो ट्राइबल सिस्टम है ना, वहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर है वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं सियासत के ऊपर। सो नॉर्मली जब फैसला आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनवारुल्लाह काकड़ साहब का मसला आया तो मेंगल साहब बोल पड़े कि जी हाँ। हमारा इनके साथ मसला है, ओवरऑल पाकिस्तान में किसी को कोई मसला नहीं था। काकड़ साहब बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं, बड़े डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं सिस्टम की। तो ये बलूचिस्तान का भी ये है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो ऑपोजिशन और वो जो बाकी लोग हैं वो नहीं कर पाते। द रीजन बिहाइंड इज कि वो जो ट्राइबल राइवलरीज हैं वो आड़े आ जाती हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो ये था, तो ये होना यही है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास, वो कमेटी के पास जाएगा। अगर वहां भी ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और फैसला हल हो जाएगा। सो बलूचिस्तान के अंदर अफरा तफरी मची हुई है काकड़ साहब के वजीर आजम बनने पे। बाप पार्टी तो मौजूद है, लेकिन पार्टी का हर शख्स जो है उसकी अपनी डायरेक्शन है। साबिक वजीर आला की अपनी डायरेक्शन थी। फिर ये जो बाप के अभी जो लीडर्स इस्लामाबाद बैठे हैं, जाम कमाल हो या अभी काकड़ साहब या बुगटी साहब, इन सब की अपनी अपनी डायरेक्शंस हैं। हर एक की अपनी अपनी अलाइनमेंट है डिफरेंट पावरफुल क्वार्टर्स के अंदर। सो मुझे तो लगता है कि मेन फैक्टर वो है, बाकी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है काशिफ, आपको इसकी क्या वजह लग रही है? देखिए, इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि चीमा साहब की बात बिल्कुल ठीक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में दो क्लियर कट फैक्शंस हैं। एक फैक्शन जाम कमाल साहब का है और दूसरा अब्दुल कदूस बजिंजो साहब का है। सादिक संजरानी साहब जो है वो बजिंजो साहब के वाले ग्रुप में है, जबकि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो जाम कमाल ग्रुप में है। इसीलिए जाम कमाल साहब के बारे में ये खबरें आ रही थी कि शायद वो नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं और अगला पॉलिटिक्स वो नून लीग से करेंगे। अब अनवारुल हक काकड़ साहब और सरफराज बुगटी साहब एक फैक्शन से हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम बन गए और सरफराज बुगटी साहब का नाम वज़ीर दाखिला के लिए आ रहा है। हाँ। अब अब्दुल कदूस बजिंजो साहब बजिद हैं कि वहां पे निगरान वज़ीर आला जो है वो हमारे फैक्शन का या हमारा हो, जिसकी वजह से नाम पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा। पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहां नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन में जाएगा, वहां हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखिए कि यहाँ पे लोगों को ये गुमान, क्या ये यकीन होने चला है कि ये निगरान सेटअप जो है ये अपने ड्यू मुद्दत के लिए नहीं आया, ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से हर बंदे की कोशिश है कि उनकी रिप्लेसमेंट में उनका बंदा बैठा हो ताकि वो उनके इंटरेस्ट को, उनके फाइल्स को, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को, उनकी चीजों को वो प्रोटेक्ट कर सके, उनको तकवीयत मिल सके और वो आइंदा इलेक्शन में अपनी जो है वो मूवमेंट बेहतर कर सके या अच्छा फायदा हासिल कर सके। सिर्फ बुनियादी तौर पे एक वजह है। और मैं ये समझता हूं कि अगर पावर कॉरिडोर का ही सारा रोल है तो फिर बलूचिस्तान के वजीर आला को का नाम पे इत्तफाक करवाना कोई मसला नहीं था, क्योंकि अगर इम्तियाज भाई मेरे इस बात से एग्री करें तो फिर क्या मसला था? यहाँ तो मरकज में भी कंसेंसस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सियासतदान खुद भी बहुत सारी मूव्स कर रहे होते हैं और वो नाम सिर्फ ये है कि जो मूव्स नहीं कर रहे होते उसको उठा के आप पावर कॉरिडोर पे डाल दें, जो मूव्स कर जाए उसमें आप आइन के और कानून के चैंपियन बन जाए कि हमने ये आइन के लिए कर दिया और ये उसके लिए कर दिया। गलत मुद्दा सारा उधर डाल दें और अच्छा मुद्दा जो सब अपने गले डाल के और अवार्ड लेना शुरू कर दें। ठीक है इम्तियाज साहब, आपका इस पर मौकिफ क्या है और हमें ये भी बताइएगा कि निगरान वजीर आला सिंध भी कल हल्फ उठाएंगे? देखिए, हम तो कहते हैं काशिफ से कि अल्हम्दुलिल्लाह अनवर काकड़ साहब की तरह हमारे जस्टिस मकबूल बाकर भी हमारे ही हैं, हमारी कंपनी से ताल्लुक है उनका और ये कोई वो जिनके साथ आप शाम को अक्सर बैठते हैं। लेकिन काशिफ जो बलूचिस्तान का इशू है ना, जो दोनों साइड है, दोनों ही पावर कॉरिडोर के साइड है और तो वहाँ जाहिर है कि उसके ऊपर एक मामला आएगा। तो ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल तुमने सही डिफाइन किया कि वो जाम कमाल और डोमकी साहब जब काकड़ साहब से मिले, अब जाहिर है कि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, बजिंजो साहब को भी जाकर मिल लेना चाहिए था, तो वो वहाँ जाके मिले तो इंप्रेशन आया जैसे डोमकी साहब क्लियर होने जा रहे हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पर एक मामला हुआ और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ गई, लेकिन सॉल्व हो जाएगा जाहिर है, और वो होगा वही हमारे जैसे मोहतरम जस्टिस मकबूल बाकर साहब वाला मामला। और बेहतरीन आदमी है जस्टिस मकबूल बाकर, जैसे काकड़ साहब के हवाले से बात है कि कम से कम ये है कि मैं समझता हूँ उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन अलग, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। और उनका बदतरीन दौर में, जो बलूचिस्तान का बदतरीन दौर था,
ये अनवर काकड़, सरफराज बुख्ती, कुद्दूस बिजेंजो, सादिक संजरानी, जाम कमाल तो बाद में इंडक्ट हुए थे। इन सब ने बहुत मुश्किल हालात में वहाँ खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का किया था और बड़ा अहम मरहलों में काम किया था। और यही जस्टिस मकबूल बाकर साहब का भी है कि इन पे जो हमला हुआ तो यानी हमारे जो वकला दोस्त हैं जो ज़्यादा इनसे करीब रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी भी जो शहीद हुए थे इनके साथ, जो इनके साथ गार्ड में या साथ होते थे, हाँ। इनकी अहलिया और ये खुद अभी तक उनके घर वालों को बेयर करते हैं और जो भी उनकी यानी तनख्वाह की सूरत में जैसे भी देते हैं, तो ये इंशाल्लाह वहाँ का मसला भी हल हो जाएगा। और ये कल यहाँ पर कल तो पहले निगरां हमारे वज़ीर आला साहब जो है जस्टिस मकबूल बाकर साहब, हाँ। ये हल्फ उठाएंगे, उसके बाद एकदम कैबिनेट आगे जाएगी, उसके लिए सलाह मशवरे जिस तरह से हो रहे हैं। लेकिन कल अपॉइंटमेंट के बाद से जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने बिल्कुल एक्सेस कर दिया। आज उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन अपनी सिक्योरिटी कल उन्होंने वापस कर दी और इसके बावजूद के इनके ऊपर खुद कश हमला हुआ था। ठीक है मुनव्वर, आपका क्या तजिया है इस सूरत हाल पर? अच्छा शुमाइला, मैं आपकी इजाजत हो तो एक बात पहले अपने पैनल के सामने रखना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल रखिए। पाकिस्तान में दस्तूर से बढ़ के भी किसी से रहनुमाई ली जा सकती है या नहीं, इसका सवाल का जवाब किसी भी टाइम दे दीजिएगा, या अभी मेरे जो आपने बात की है इसका मैं मुख्तसर सा जवाब दे के तो पैनल के हवाले करता हूँ कि मुझे कोई ना कोई बंदा जो है ना इसके ऊपर मुतमईन ज़रूर करे कि दस्तूर से बढ़ के भी कोई चीज़ हो सकती है। दूसरा जो आपका बलूचिस्तान के हवाले से सवाल है, तो मैं एक सादा सा आदमी हूँ, तो सादी से एक मिसाल के तौर पे मिसाल के ज़रिए अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा कि भी अगर एक बाप के 6 बच्चे हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो 6 बच्चे जो आपस में वो उसी तरह प्यार मोहब्बत से रहे जिस तरह के वो अपने बाप का एहतराम करते हैं। तो यहाँ पे जो 6 बच्चे, किसी को हर एक को चाहिए, वो यही ख्वाहिश होगी कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए या मेरे बाप का कारोबार मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली फैसला बाप करता है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, इसका फैसला बाप करेंगे, बाप करेगा, वही बलूचिस्तान वाला ना। शुमाइला जी काशिफ शुमाइला, मैं सिर्फ एक बात, इलेक्शन फरवरी 24 में हो, 25 में हो या 26 में हो, आखिर में आना सियासतदानों ने है और तमाम मामला संभालने सियासतदानों ने है। तो सियासतदानों की तरफ से और इदारों की तरफ से जमहूरियत में या इलेक्शन में गैर ज़रूरी तवालत का जवाब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मुनव्वर साहब ने की, मैं यही बात एंडोर्स करता हूं कि अगर आइन और दस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम है और आइन और दस्तूर पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन की हमने कसम खाई है, तो हमें आइन और दस्तूर के अंदर रहते हुए अपने अमल करना चाहिए और इलेक्शन को 90 दिन के अंदर करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ, मुनव्वर और इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और बात वही कि आइन और दस्तूर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।